हेलो दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल का। सबसे पहला क्या आता है? फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स को फिर हेलो एरीन्स को। देखो, जनरली हेलो एल्केन्स कलरलेस होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कब? जब ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं तो ये यूजुअली कलरलेस होते हैं। अगर हम स्मेल की बात करें तो ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। ठीक है। अगर हम ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की बात करें तो वो कलर भी डेवलप कर लेते हैं अगर लाइट से एक्सपोज हो गए। तो इनके ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स की बात करें तो ये डेवलप कलर। कब डेवलप करेंगे कलर? व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। अगर इन्हें लाइट मिल गई तब ये कलर डेवलप कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे एक्सपोज टू लाइट। ठीक है। हालांकि जो लोअर मेंबर्स हैं इनके, जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल हो गया, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाले, वो यूजुअली कलरलेस गैसेज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लोअर मेंबर्स की, बात करें तो यूजुअली कैसे होते हैं? गैसेज होती हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये यूजुअली गैसियस फॉर्म में होती हैं। ठीक है। बाकी हायर मेंबर्स की बात करें तो वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। हायर मेंबर्स की बात करें तो ये लिक्विड भी हो सकते हैं एंड सॉलिड भी हो सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड्स लिखना चाहिए, लिक्विड्स और सॉलिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की बात करें, यूजुअली कलरलेस हैं। अगर प्योर फॉर्म में है तो कलरलेस होंगे। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं कॉमनली। ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स कलर डेवलप कर सकते हैं अगर लाइट के एक्सपोज में आ गए। लोअर मेंबर्स जैसे कि मेथिल क्लोराइड हो गया, यानी CH3Cl, C2H5Cl या Br, ये यूजुअली गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और बहुत हायर एल्केन्स की हायर हेलो एल्केन्स की बात करें तो वो लिक्विड से सॉलिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इतना ठीक है। तो नई प्रॉपर्टी आती है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो एक बात याद रखनी है कि हेलो एल्केन्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर काफ़ी लो होती है, वेरी लो इन वाटर। इसका रीज़न क्या है? देखो, हेलो एल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, है ना। दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं पाते, लेकिन वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है? इन्हें लेस एनर्जी चाहिए होती है। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ कम एनर्जी रिलीज होती है, चाहिए नहीं होती, कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो हेलो एल्केन्स वाटर में कम सॉल्युबल होंगे क्योंकि खुद वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते और एनर्जी थोड़ी सी ही रिलीज होती है, काफ़ी लेस एनर्जी रिलीज होती है। कब रिलीज होती है? जब व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप। न्यू अट्रैक्शंस यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल और हेलो एल्केन्स के बीच में जब नया बॉन्ड बनता है तब काफ़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो जब हेलो एल्केन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, है ना। तो अब ये उतने स्ट्रांग नहीं रह जाते जितना ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रांग था। इसी वजह से हेलो एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है। लेकिन ये जो हेलो एल्केन्स है इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी होती है का मतलब, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? एल्कोहल हो सकता है, तो एल्कोहल में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, ईथर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, बेंजीन में भी अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। तो इन वन लाइन आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड न बना पाने की वजह से हेलो एल्केन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ
उतना स्ट्रांगली अटैच नहीं हो पाता, इसलिए सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि बहुत लेस एनर्जी रिलीज होती है, आराम से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड नहीं रहता। अल्कोहल ईथर बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएगा। वैसे भी एक सोल्यूशन में एक पॉइंट पड़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे अपने आप में ही घुल जाएगा। ये ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, नई फिजिकल प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। देखो डेंसिटी, इसमें भी कई पैरामीटर्स हैं कुछ, जैसे फ्लोरो और क्लोरो एल्केन्स की बात करें तो वो वाटर से भी ज़्यादा लाइटर होते हैं, जबकि ब्रोमाइड्स की बात करें या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स वो सब वाटर से हायर होते हैं। तो डेंसिटी यहाँ पे कुछ ऐसी होती है कि ये मैंने लिखा फ्लोराइड, फिर क्लोराइड की डेंसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड की उससे ज़्यादा, और देन आयोडाइड, यानी FCl Br I, टॉप टू बॉटम आने पे डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पे डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये है, अगर ये सेम साइज के हम हेलो एल्केन्स लें, एक F वाला ले लें, एक क्लोरीन वाला ले लें, एक ब्रोमीन वाला ले लें, जैसे सपोज करो C2H5Cl लिखा हुआ है, C2H5Br भी लिखा हुआ है, तो कौन ज़्यादा डेंसिटी वाला हुआ? Pr वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ा दें, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ा दें, जैसे ये लिखा CH3 आयोडीन यानी CH3I और ये लिख दिया CH3CH2I, तो आयोडीन आयोडीन तो दोनों ही जगह है, तो हम आयोडीन की कंपैरिजन तो करेंगे नहीं, हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ गई, यहाँ एक था यहाँ दो है। ठीक है, अब अगर हम एक और भी बढ़ा सकते थे, जैसे C3H7I, तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ तीन कार्बन, लेकिन है तीनों आयोडीन के ही, तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई बताओ? अगर हम साइज बढ़ा देंगे, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे, तो एल्किल हैलाइड की डेंसिटी घट जाएगी, यानी कि जितना कार्बन बढ़ता गया उतना डेंसिटी कम होती चली गई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी CH3I वाले की, तो एरो इधर को लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहता है। अगर हम 4 कार्बन ले लेते तो वो और कम हो जाता। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे डेंसिटी के घटने बढ़ने का। डेंसिटी इंक्रीज होती है अगर नंबर हम इंक्रीज कर रहे हों हेलोजन आइटम का, या मास बढ़ा रहे हों, जैसे CH2Cl2 लिखा, CHCl3 लिखा, CCl4 लिखा। अब यहाँ देखो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन तो एक ही है लेकिन हेलोजन बढ़ रहा है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 है, तो हेलोजन की संख्या अगर बढ़ी है तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि CCl4 की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम CHCl3 और उससे कम CH2Cl3 की हो जाएगी। ठीक है, और उससे कम CH3Cl की हो जाएगी। तो जितने हेलोजन कम होते चले जाएंगे उतना डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। राइट, तो डेंसिटी का सिर्फ इतना ही था। हमें पहले तो 3 पैरामीटर समझने हैं। एक तो अगर सब कुछ सेम है, FCl-Br-I के बीच कंपेयर करना है तो ये एक सीक्वेंस बना लो, टॉप टू बॉटम आने पे डेंसिटी बढ़ रही है। दूसरा, कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तीसरा, हेलोजन की संख्या बढ़ रही है तो डेंसिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पोलैरिटी होती है, ये तो पहले ही बताया था अभी सॉल्युबिलिटी के केस में, क्योंकि ये पोलर होते हैं, है ना, तो ये हमेशा अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से थोड़े से हाई रहेंगे, इनका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक, ये छोटी सी चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे अगर आपको कंपेयर करना हो RF, RCl, RBr, RI और एल्केन में कंपैरिजन, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कंपैरिजन फिर रीज़न बाद में बताता हूँ। जैसे मैंने ये लिया CH3F ले लिया, यहाँ पे CH3Cl ले लिया, यहाँ CH3Br, देन CH3I, और यहाँ पे उसी का पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये रहा होगा ना, हाइड्रोकार्बन कौन सा? CH4। ऐसे में कंपैरिजन करनी हो जब एल्किल ग्रुप सेम है और एल्केन भी है, केवल हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बीच कंपैरिजन करनी है,
तो एक सीक्वेंस में हम इसको देख सकते हैं टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर FCl Br तक तो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, इसको चेंज नहीं करना है, इसको उठा के तो सबसे पीछे लाना है, इसको उठा के कहाँ ले आओ, बिल्कुल पीछे, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना पेरेंट हाइड्रोकार्बन सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट में, सबसे कम, इसका BP सबसे कम होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इसका 111 होता है डिग्री केल्विन में, है ना। CH3I की बात करें तो 315.4 यानी 315 के आसपास, ब्रोमीन वाले का 276 276 और क्लोरीन वाले का 248 एंड फ्लोरीन 194, तो ऐसे कम होता चला गया, ठीक है। एक तो ये पहला कंपैरिजन हो गया हमारा। सेकंड, तो याद रखना FCl Br टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब दूसरा मैं ले लेता हूँ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4, क्या हो गया यहाँ पे, हेलोजन का नंबर बढ़ा, X का नंबर इंक्रीज हो रहा है, X का नंबर इंक्रीज हो रहा है, कार्बन उतने ही हैं। तो अगर हेलोजन बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेलोजन आइटम विल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्लियर। तीसरा तरीका, तीसरा क्या हो सकता है कि मैं हेलोजन को ना बढ़ाऊं लेकिन कार्बन बढ़ा दूं, जैसे CH3Cl CH3CH2Cl, फिर ऐसे ही CH3 CH2 CH2 देन Cl। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन 1 है, 2 है, फिर 3 है, ऐसे बढ़ता चला जाए, ऐसे 4 5 6 कितना भी बढ़ जाए, ठीक है। ऐसे बढ़ गया, तब क्या करना है, कार्बन का नंबर बढ़ा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही, ठीक है, ब्रांचिंग के साथ में। तो पहला इनमें यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीन पैरामीटर्स यहाँ पे देख लेना। पहली कंपैरिजन है हमें हेलोजन्स के बीच, दूसरी कंपैरिजन है हेलोजन के नंबर के बीच, तीसरी कंपैरिजन है कार्बन की इंक्रीमेंट में, ठीक है। चौथा एक और है जो थोड़ा स्पेशल भी है। इसको स्पेशल क्यों कह रहे हैं आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड आ जाए, आइसोमेरिक, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे, यानी कि सेम कार्बन सेम हेलोजन। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 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 Br, ये मैंने क्या लिया, N ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड है ना, ब्यूटिल क्लोराइड, इसका कोई आइसोमर बनाते हैं, इसका एक आइसोमर बन जाएगा आइसोब्यूटिल, जैसे ये CH3 CH CH2 Br यहाँ पे लगा दिया, इधर एक CH, तो ये तो आइसोब्यूटिल हो गया, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। एक और बना सकते हैं इसका, वैसे तो इसके टोटल 4 बनेंगे, एक सेकेंडरी ब्यूटिल वाला भी बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ सेकेंड वाले पे लगा दो Br, अब ये सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक और बन सकता है, वो है टर्शरी ब्यूटिल, ठीक है, एक और बन सकता है, वो कैसा होगा, टर्शरी होगा। तो यहाँ पे स्पेस का मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे टर्शरी ये ले लेते हैं ऐसा, CH3C CH3Br यहाँ लगाया, ऊपर CH3। अब देखो आप चेक कर सकते हो इन चारों कंपाउंड, ये सब क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमेरिक का केस आ जाए, आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स हो, तो ये भी 4 कार्बन वाला 1 ब्रोमीन, यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन और यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन। अब इनमें कंपेयर करना हो तो हम ना तो ब्रोमीन को कंपेयर कर पा रहे हैं ना कार्बन को कंपेयर कर पा रहे हैं। ऐसे केस में हम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे, देखो ऊपर के जो 3 केस थे वहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों के केस में सही चल रहा था, लेकिन यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का केस थोड़ा अलग होगा और मेल्टिंग पॉइंट का केस अलग होगा। जैसे मैं आपको पहले BP का बताता हूँ, BP का केस, ठीक है, BP का मैं ब्लू से लिख दूंगा और MP वाले को ब्लैक से लिख देंगे तो डिफरेंस रहेगा। BP जैसे N ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसका 375 होता है केल्विन में,
आइसो वाले की बात करें तो इसका 364 हुआ, देखो कम हो गया थोड़ा सा, ठीक है। आइसो सेकेंडरी वाले की बात करें तो इसका भी लगभग उसी के बराबर है 364। एंड फाइनल हम टर्शरी ब्यूटल पे आ जाएं तो इसका 346। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है, नॉर्मल वाला जो बिल्कुल सीधी चेन जहाँ थी, जहाँ बिल्कुल सीधी चेन थी यानी नॉर्मल चेन थी, वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखे हुए हैं। फिर थोड़ा सा ब्रांचिंग आ गई तो कम हो गया। यहाँ पे भी इसकी ब्रांचिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इन दोनों का आलमोस्ट बराबर हो गया। इधर देख लो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो गई, सब कॉम्पैक्ट हो गया स्ट्रक्चर, तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया। यानी कि अगर एल्किल हैलाइड्स के आइसोमर्स बने हुए हैं और चेन में ब्रांचिंग हो जाती है तो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज, जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर ब्रांचिंग आती है, अगर ब्रांचिंग बढ़ गई, इंक्रीज, एरो ऊपर को लगाया मतलब इंक्रीज, एरो नीचे को लगाते मतलब डिक्रीज। अगर ब्रांचिंग बढ़ गई तो सरफेस एरिया, ऐसे लिखा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया। और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो इसमें लगने वाला वॉन्डर वाल फोर्स, इनके बीच लगने वाला वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो गया तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, राइट। तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का सीन हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे आइसोमर्स की अगर हमने बात की थी तो चाहे क्लोरीन ले लें चाहे ब्रोमीन ले लें, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉपर्टी भी फिनिश हो गया। अब आता है नेक्स्ट, एक लास्ट प्रॉपर्टी है इनफ्लेमेबल नेचर। देखो हैलोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लेस इन्फ्लेमेबल होते हैं, लेस इन्फ्लेमेबल होते हैं, जल्दी आग नहीं लगती, लेस इन्फ्लेमेबल। किससे कंपेयर करना पड़ेगा ना, जब भी लेस मोर कुछ भी लिखा हो तो मतलब हम किसी न किसी से तो कंपेयर कर रहे हैं। तो लेस इन्फ्लेमेबल दैन हाइड्रोकार्बन्स, अपने पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, उससे कम इन्फ्लेमेबल होंगे। और इन्फ्लेमेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है यानी इन्फ्लेमेबल नेचर, ये डिक्रीज हो जाता है। कब डिक्रीज हो जाता है? जब हैलोजन यानी X का नंबर बढ़ने लगता है। अगर X नंबर बढ़ा दें तो इन्फ्लेमेबल नेचर थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें देखो हैलोजन कितने हो गए, 4 हैलोजन सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इससे ज़्यादा हैलोजन लग नहीं सकते। तो CCl4 का आप अगर देखो तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा, ठीक है, अंडर द नेम पायरीन। इसको हम एक नेम दे देते हैं पायरीन, राइट। तो ये आसानी से फायर कैच नहीं करते, है ना, गुड सॉल्वेंट है, आराम से नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पे हमारे हेलो एल्केन्स का कितना 5 प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी आती है, उसी के साथ इसका ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, हेलो एल्केन्स की जितनी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। आता है पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट की बात करें, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर देता हूँ, FCl Bri। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा होगा आपने इनऑर्गेनिक में तो उससे आप सब पढ़ा होगा P ब्लॉक में कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होती है। ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की तो सबसे कम, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो नेचर में पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में आ जाता है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, इसीलिए ये पोलर होता है नेचर का। तो जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हाइड्रोजन की डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए जो पोलैरिटी है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वो आ जाती है, और जो डाइपोल मोमेंट होता है हेलो एल्केन्स का, वो इसके अकॉर्डिंग तो डिक्रीज होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? पोलैरिटी वाले करेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होना चाहिए, शुड डिक्रीज। और जो डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज कहाँ से कहाँ होता है? क्लोरीन से ब्रोमीन और फिर ब्रोमीन से आयोडीन तक। बट एक्सेप्शनली जो डाइपोल मोमेंट CH3F का है, जो डाइपोल मोमेंट किसका है? CH3F का, वो स्लाइटली लोअर होता है, स्लाइटली लोअर होता है। किससे लोअर होता है? देन दैट ऑफ CH3Cl। ठीक है, तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट का हम एक ऑर्डर बनाएं, तो भाई वैसे तो हमें लग रहा था कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज हो रहा है ना, तो ऐसे ही ये सीक्वेंस चलेगा। लेकिन F वाले का कम हो गया Cl वाले से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? अगर हम Rx में देखें, जैसे CH3 का केस लिया, सबसे ज़्यादा होता है CH3Cl का, उससे थोड़ा कम CH3F का, ये उसके पीछे आ गया ना। बाकी सब सीक्वेंस में चलेगा, फिर CH3Br, फिर CH3I। तो मतलब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, उसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे कम। बस ये एक एक्सेप्शनल केस है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने के बाद भी क्लोरीन वाले से थोड़ा कम डाइपोल मोमेंट शो करता है। ठीक है, अब बात यह आती कि भाई ऐसा क्या हो गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी, फिर भी ये जो है डाइपोल मोमेंट अपना कम दिखा रहा है CH3Cl की वजह से की तुलना में। ऐसा क्यों हुआ? रीज़न भी ढूंढना पड़ेगा ना। तो CH3F का डाइपोल मोमेंट इसलिए लो हो गया बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, हालांकि फ्लोरीन के एटम पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है क्लोरीन के एटम से, लेकिन साइज जो है फ्लोरीन का वो क्लोरीन से बहुत छोटा हो जाता है। और साइज के कम होने की वजह से जो चार्ज और डिस्टेंस है, भाई डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहते किससे हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ कि फ्लोरीन की डिस्टेंस तो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है डाइपोल मोमेंट अपने आप कम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम कर रहे हैं हम। चार्ज ज़्यादा जरूर होता है लेकिन डिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, इसीलिए तो डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से, साइज छोटा हो जाने की वजह से, तो ड्यू टू द स्मॉल साइज फ्लोरीन का होना चाहिए था क्लोरीन से ज़्यादा, बट ये नहीं होता। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो फ्लोरीन से आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हेलो एल्केन्स की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो गई। अब आगे आएगा हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, देखो डायरेक्ट बता देते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की लगभग सेम ही मिलेंगी आपको। ठीक है, लिक्विड्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जनरली ये हो गया। एक चीज़ याद रखना, एरियल हैलाइड्स वाटर से हैवी होते हैं, वाटर से हैवियर होते हैं, हैवियर देन वाटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में।
वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये सॉल्युबल होंगे, तो बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये तो बेसिक 3-4 पॉइंट हो गए। अब बात कर लेते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, वही स्पेशल है। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो जब कंपैरिजन कर ली हो नॉर्मल, जैसे पहला तुमने पेरेंट बेंजीन बना लिया, अब बेंजीन से हम फ्लोरीन जोड़ सकते हैं पहला, दूसरा क्या हो सकता है क्लोरीन का केस, तीसरा ब्रोमीन एंड चौथा आयोडीन का केस। यही तो केसेस हैं, इसके अलावा तो कोई केस बनेगा नहीं, है ना। तो अगर हम इसके पेरेंट बेंजीन की तुलना करें फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन के बीच में, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एरियल हैलाइड्स का, वो लगभग एल्किल हैलाइड्स के जैसा ही होता है ना। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, तो देखो कार्बन के सेम नंबर है ना, हर जगह बेंजीन है यानी 6 कार्बन हर जगह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन सबसे ज़्यादा, ब्रोमो उससे कम, क्लोरो उससे कम, फ्लोरो उससे कम, ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर आप याद करो पिछले में हेलो एल्केन्स में भी हमने यही कुछ बताया था, बस वहाँ बेंजीन की जगह नॉर्मल एल्किल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ एरिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ट्रेंड इज एक्जैक्टली सेम एज एल्किल हैलाइड, तो बिल्कुल वैसा चल रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें हैलोजन के नंबर्स बढ़ा दें, जैसे ये ले लें, अब हैलोजन के नंबर बढ़ाएंगे तो 3 केस हो सकते हैं, मतलब 3 पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो ऑर्थो का केस, दूसरा मेटा का केस, ये हो गया, तीसरा पैरा का केस। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बीपी एमपी अलग अलग हो जाता है, बाकियों में कहीं पे भी आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिले, बट यहाँ मिल जाएंगे। देखो अगर सेम हैलोजन आइटम है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो एरिल ग्रुप का अगर साइज बढ़ा रहे हो तो वो बीपी और एमपी भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखो हम कैसा क्या कर रहे हैं, दोनों जगह बस ऑर्थो मेटा पैरा देख रहे हैं। आइसोमेरिक टाइप हेलो एरिन से ना, ये तो आइसोमेरिक केस आ गया। तो आइसोमेरिक केस में क्या करते हैं, एमपी बीपी बस थोड़े अलग हो जाते हैं। ये आर्थो का केस है, ये मेटा है और ये पैरा है। पैरा तो डायरेक्ट बता देते हैं, फिर बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा के केस में देखना, आर्थो सबसे ज़्यादा हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थो सबसे ज़्यादा है, उससे नीचे पैरा, उससे नीचे मेटा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले पैरा, उसके बाद आर्थो और उसके बाद मेटा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में आर्थो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पैरा है, उसके बाद मेटा है। मेल्टिंग पॉइंट में पैरा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑर्थो आ जाएगा, फिर मेटा आ जाएगा। तो देखो ऑर्थो मेटा, ऑर्थो तो मेटा से ज़्यादा ही है, ऑर्थो तो मेटा से ज़्यादा ही होगा, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का केस हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट का केस हो। केवल पैरा इधर उधर कूद रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में पैरा बीच में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा सबसे आगे आ गया। तो देखो जनरली क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा आइसोमर्स का, वो ऑर्थो और मेटा से हाई होता है जनरली। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स पैरा आइसोमर्स का ऑर्थो और मेटा से हाई होता है। पैरा का यहाँ पे में देखने को मिल रहा है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, पैरा वाले का देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसकी वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक हो गया। क्रिस्टल लैटिस, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हो मॉलिक्यूल का क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस, वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें अगर उसको पढ़ोगे। तो क्लोजली पैक होने की वजह से ये चूँकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था इसलिए क्लोजली पैक्ड इसके मॉलिक्यूल थे। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लोजली पैक होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, है ना। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ब्रेक करने के लिए, इसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जब ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तब ये मेल्ट करना शुरू होगा, वरना मेल्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी एक केस हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट वैसे इसको म्यू से लिखते हैं, है ना। डिवाई इसकी यूनिट होती है, ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट का केस क्या क्या हो सकता है। पहले एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मली कैसे ले लेते हैं, C6H5 बेंजीन रिंग है, ये फेनिल ग्रुप F लगाया, ठीक। फिर C6H5 Cl, ऐसे ही ब्रोमीन और C6H5 आयोडीन तक आए। तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ठीक है। इन सभी का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लोएस्ट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा वो फ्लोरोबेंजीन का मिलेगा, जो लोएस्ट है, ठीक है। ब्रोमो आयोडो का तो लगभग एक ही जैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम। और क्लोरो का इससे थोड़ा सा कम होगा और फ्लोरो का तो बिल्कुल कम। क्यों कम हुआ, रीज़न समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ द साइज, इसका साइज बहुत स्मॉल है। सेम रीजन जैसा हेलो एल्केन में दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आइसोमेरिक के केस में देखना पड़ेगा। अगर आइसोमेरिक केस हो तब क्या हो सकता है। आइसोमेरिक केस, आइसोमेरिक हेलो एरेंस अगर हमने ले ली तो देखो, एक मैं पैरा का पहले बना देता हूँ। पैरा में आप देख सकते हो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और अगर 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर याद होगा तो पैरा का केस सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में इधर जितना डाइपोल मोमेंट उधर नीचे दोनों सेम ग्रुप लगे हैं और एकदम सिमेट्री पे लगे हुए हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ म्यू 0 हो जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट 0 होता है पैरा के केस में, ठीक। ऑर्थो मेटा के केस में 0 नहीं होगा क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ एंगल बनेगा। जैसे ये मैंने केस ले लिया ऑर्थो का, ठीक है। तो ऑर्थो के केस में आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ इस तरह का एक एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। ये क्लोरीन है ना, 60 डिग्री का एंगल एक बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 60 आया। ये किसके केस में आया, ऑर्थो के केस में। अब मेटा का बना के देख लेते हैं। अब अगर मेटा वाला देखोगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ऐसे ही देखने से पता चल रहा है भाई 60 से तो ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा नहीं, डबल हो गया, ये 120 हो गया। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, मेटा वाले का। उससे कम बॉन्ड एंगल ऑर्थो वाले का, ठीक है। तो ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया। पैरा की बात करें वहाँ तो म्यू हमारे 0 हो रहा है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। ऑर्थो का बॉन्ड एंगल 60, कम बॉन्ड एंगल अब तुमको पता होगा डाइपोल मोमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। जिसका बॉन्ड एंगल कम उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, यानी ऑर्थो का ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, मेटा का उससे कम। पैरा तो बिल्कुल पीछे चले जाओ क्योंकि वो तो 0 ही है, ठीक है। ये देख लो, अच्छा एंगल से भी देखोगे ना तब भी तुम्हें पता चलेगा, ये सीधा 180 बन रहा है ना। तो कंपैरिजन भी कर सकते हो 60, 120 और 180, राइट। ऐसे आएगा 60, 120, 180। तो ऑर्थो मेटा पैरा का केस क्लियर है ना डाइपोल मोमेंट के, ठीक। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो गई, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई भी की नोट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड होपफुली आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फिलहाल उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें बेटर हेल्प ही मिली होगी इससे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए उसमें जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी आपको एक भी रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी पड़ेगी,
हर रिएक्शंस की कुछ ना कुछ ट्रिक्स होंगी और कुछ ना कुछ सीक्वेंस मिलेंगे आपको। सारी रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड रहेंगी, पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आपको कनेक्टेड मिलेंगी, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।